एक गांव में राज अपनी माँ के साथ रहा करता था। राज की माँ सावित्री बीमार रहा करती थी। सावित्री के बीमार होने की वजह से घर का सारा काम राज किया करता था और सुबह को मोमोज बेचने चला जाया करता था। अरे राज बेटा, तू क्या कर रहा है? आज खाना मैं बना लेती हूँ। तुझे बाजार भी जाना है मोमोज बेचने। कभी तो तुझ पर बहुत ख्याल आता है। मैं जब से बीमार पड़ी हूँ तब से ही तू काम करता है और सुबह को फेरी करने भी जाता है। अरे माँ, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं फेरी करने जाता हूँ, थोड़े कुछ भी पैसे होते हैं उसकी तुम्हारी दवाई कर लेता हूँ। माँ, अब दुआ करना आज मेरे मोमोज सारे बिक जाएं। पता नहीं क्यों मोमोज मेरे लोगों को पसंद नहीं आते। हर ग्राहक यही बोलता है चटनी थोड़ी तीखी करो। माँ, मैंने इतनी बहुत सारी मिर्चें डाल के भी तीखी करी पर भी लोगों को मज़ा नहीं आता। अरे राज बेटा, तू फिक्र ना कर, आज तेरे मोमोज सारे बिक जाएंगे। राज घर के सारे काम करके चला जाता है और बाजार में ठेला लगा लेता है। अरे भैया, एक प्लेट मोमोज लगा देना। अरे भैया, तुम्हारी चटनी में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। मोमोज के साथ तो तीखी चटनी होना चाहिए। मुझे नहीं खाने तुम्हारे मोमोज, बिल्कुल बेकार हैं। ऐसे ही राज के ठेले पर मोमोज खाने आते हैं पर चटनी की वजह से वे खा नहीं पाते और मोमोज फेंक कर चले जाते हैं। राज को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। राज पूरी कोशिश कर रहा था कि चटनी अच्छी बन जाए। न जाने राज से चटनी अच्छी क्यों नहीं बन पाती। राज को बाजार में पूरा दिन हो जाता है। राज के मोमोज ऐसे ही रखे थे, कोई भी उसके मोमोज नहीं खा रहा था। राज देखता है एक गरीब लड़की आती है और राज से बोलती है, मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया, क्या तुम मुझे मोमोज खिला सकते हो? राज को उस लड़की की बात सच लगती है। अरे क्यों नहीं, मेरे मोमोज तो वैसे भी खराब जा रहे हैं, इसलिए तुम अपना पेट भर लो। वे गरीब लड़की राज के मोमोज बहुत सारे खा लेती है। फिर राज से बोलती है, मुझे तो आपके मोमोज बहुत अच्छे लगे पर लोग तुम्हारे मोमोज क्यों नहीं खा रहे? बस एक चटनी तुम्हारी तीखी नहीं है, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करो। मैं हर बार में तीखी चटनी बनाता हूँ फिर भी लोगों को पसंद नहीं आती। अब तुम्हारा पेट भर गया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। रात बहुत हो गई है, तुम्हारे माँ बाप देख रहे होंगे। नहीं, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। उस लड़की की ये बात सुनकर राज हैरत में हो जाता है। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं परी हूँ। मुझे परी लोक से निकाला गया है। परी लोक में मेरे पीछे एक जालिम पड़ गया था, इसलिए मेरी माँ ने यहाँ पर भेज दिया। और अब तो मेरे पास जादुई शक्ति भी नहीं जो मैं तुम्हारी चटनी अच्छी कर सकूं। उस लड़की की ये बात सुनकर राज हैरत में हो जाता है। फिर उस लड़की को अपने साथ घर ले आता है और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। अरे राज बेटा, तूने सही किया। ये जवान लड़की सड़कों पर कैसी रहती? यहाँ का माहौल बिल्कुल खराब है, अच्छा नहीं है। राज और सावित्री ये तीनों लोग सो जाते हैं। तभी अनोखी परी उठ जाती है। अनोखी परी आंगन में जादू से मिर्चों का पेड़ लगा देती है और जादू से सावित्री को ठीक कर देती है। रात में ही अनोखी परी वहां से चली जाती है। सुबह उठते ही सावित्री बोलती है, अरे राज बेटा, देखो तो मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा लगता भी नहीं कि मैं कभी बीमार थी। हाँ माँ, ये सारे जादू अनोखी परी के हैं। देखो माँ, आंगन में मिर्च का पेड़ भी लगा दिया है। हाँ बेटा, ये बात तो सही है, पर तू जाकर उस लड़की को ढूंढ ला।
वो बेचारी कहाँ भटकती फिरेगी। राज अनोखी परी को ढूंढने चला जाता है। राज को काफ़ी टाइम हो जाता है। राज देखता है अनोखी परी एक पाखड़ के नीचे बैठी थी। अरे अनोखी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर छोड़कर क्यों आ गई? हमने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं राज, तुमने कुछ नहीं कहा। बस मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ना जाने लोग क्या कहेंगे कि जवान लड़की को रख रखा है अपने पास। अनोखी, तुम इस बात की फिक्र ना करो। मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए ले जाने आया हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राज की ये बात सुनकर अनोखी भी खुश हो जाती है। अनोखी राज से बोलती है, हाँ राज, मैं तुमसे शादी करूँगी, पर मेरे पास जादुई शक्ति नहीं, सब खत्म हो गई। हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुम कितनी बड़ी सच्ची हो। तुमने मुझसे पहले भी ऐसी बोला था कि तुम्हारी जादुई शक्ति नहीं है। सच बताओ, तुम मेरा इम्तिहान ले रही थी ना? हाँ राज, मैंने तुम्हें आजमा कर देखा था, पर जैसे मैंने लोगों को देखा है तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हारा हमेशा के लिए साथ रहूँगी। अब राज, जो घर में मिर्ची का पेड़ लग रहा था, उससे चटनी करता है और मोमोज बनाकर बेचता है। राज के मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे पब्लिक तीखी चटनी मांग रही थी, वैसे ही चटनी बन जाती है। राज का काम बहुत अच्छा चल जाता है। शीतल और पूजा दोनों जुड़वा बहनें होती हैं। वे दोनों बहनें साथ में ही स्कूल जाती थीं और साथ में ही खाना खाती थीं। उन दोनों बहनों में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। वे दोनों बहनें मिलजुल कर साथ में रहती थीं। शीतल के बाबूजी किसान थे। वे अपनी फैमिली के साथ खुश रहते थे। एक दिन पूजा अपनी माँ से बोलती है, माँ, हम दोनों बहनें बड़े हो जाएंगे ना और हम अपनी नौकरी लगाएंगे तो अपना रूम बहुत अच्छा बनवाऊंगी, सोने जैसा। मेरा रूम सबसे अच्छा होगा, सोने जैसा बनवाऊंगी। हाँ माँ, पूजा सही बोल रही है। ये सोने का रूम बनवाएगी और मैं चांदी का रूम बनवाऊंगी। पूरे गांव में हम दोनों बहनों के ही बेडरूम नजर आएंगे। लोग हमारे बेडरूम को देखने आया करेंगे। ओफो, तुम दोनों बहनें पागल हो गई हो। इतने बड़े बड़े सपने देख रही हो जो कभी पूरे ना हो। अगर इंसान के पास पैसा होता है तो वो घर अच्छा करके बनाता है। ये थोड़ी नहीं सोना चांदी के कमरे बनवाओगी, घर बनवाओगी तुम अभी बच्ची हो। जो तुम सपने देख रही हो ये कभी पूरे नहीं होंगे। सैला अपनी दोनों बेटियों को ऐसे ही समझा देती है, पर वे दोनों तो सपना यही देखती थी। इनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन गांव में आग लग गई थी। गांव में आग लगने की वजह से परिवार बिछड़ गए थे। शीतल और पूजा अपने माँ बाबूजी से दूर हो गई थी। शीतल दीदी, अब हम क्या करें? हमारे माँ और बाबूजी को तो पता ही नहीं। बस हम दोनों ही रह गए, अब हम कहाँ रहेंगे? नहीं पूजा, मन उदास नहीं करते। शुक्र है हम दोनों साथ में हैं। हम दोनों मिलकर माँ और बाबूजी को ढूंढ लेंगे। वे सब लोग गांव से दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। शीतल और काजल अपने गांव से बहुत दूर गांव में चली गई थीं। वे दोनों अपनी माँ बाबूजी को ढूंढते ढूंढते दूसरी जगह चली गई थीं, पर उन दोनों को उनके माँ और बाबूजी नहीं मिले। ऐसे ही समय के साथ साथ दोनों बहनें जवान हो जाती हैं। वे दोनों बहनें जंगल के पास झोपड़ी में रहा करती थीं। शीतल और काजल एक होटल में बर्तन धोया करती थी और अपना खाने का इंतजाम कर लिया करती थी। कुछ दिनों बाद शीतल और पूजा की भी नौकरी चली जाती है। वे होटल वाला शीतल और पूजा को इस नौकरी से निकाल देता है। अब क्या करेंगे शीतल दीदी? अब हमारे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है। हम यहाँ पर काम करके ही हम अपना पेट भर रहे थे। माँ और बाबूजी को भी बहुत ढूंढा, वो अभी तक नहीं मिल पा रहे। न जाने हम लोगों के ये इम्तिहान कब तक चलेंगे।
वे दोनों बहनें बातें करती हैं। जिस झोपड़ी में वे दोनों बहनें रह रही थीं, वे आ जाता है और उन दोनों से बोलता है, ओए दोनों लड़कियों, इस घर को खाली कर दो। ये झोपड़ी मेरी है, मैं इसको तोड़कर अपना घर बनाऊंगा। चलो अब यहाँ से निकल जाओ। उन दोनों बहनों को भी वे निकाल देता है। शीतल और पूजा अपने गांव वापस आ जाती हैं। गांव में देखती हैं सब लोगों ने अपने घर बना लिए थे, बस उनका ही घर नहीं बन पाया। मेरी बहन पूजा, तू टेंशन न ले, जो भी हो रहा है बेहतर ही हो रहा है। हमें अभी नहीं पता चल रहा, पर बाद में हम यही कहेंगे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। जो रब करता है वही सही होता है। हाँ दीदी, कब तक हम इम्तिहान में रहेंगे, कब तक हम परेशानियाँ झेलेंगे। आज तो हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कोई बात नहीं पूजा, हम इसी जगह पर ऐसी सो जाएंगे भूखे। कल सुबह को देखते हैं क्या होता है। शीतल और पूजा भूखी प्यासी ऐसी बैठी थी। वे दोनों देखती हैं सामने एक परी आती है। सीता और पूजा से बोलती है, अरे क्या हुआ मेरे दोस्तों, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मैं तुम्हारी नन्ही परी हूँ, अपनी सारी बात मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारी परेशानियों का हल निकाल लूँगी। पूजा अपनी घर की सारी बात बता देती है। वाकई में दोस्तों, तुम्हारी कहानी सुनकर भी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। चलो फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूँगी। वे नन्ही परी अपने जादू से खूब अच्छा घर महल बना देती है। वे दोनों देखती हैं उनका घर तो बहुत सुंदर बन गया था और उन दोनों बहनों को खूब अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। उनका घर नाज से भरा हुआ था। उन दोनों बहनें की रहने की टेंशन ख़त्म हो गई थी। वे दोनों बहनें अपने माँ और बाबूजी को भी देख लेती हैं। कैसी हो मेरे दोनों बेटियों, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब से तुम हमसे बिछड़ी हो तब से हम तुम्हें देख रहे हैं, पर तुम्हारा तो कोई पता भी नहीं बता रहा। इस गांव के चक्कर भी महीने में लगा लिया करते थे, क्या मालूम शायद तुम गांव वापस आ जाओ। कुछ लोगों ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम्हारी दोनों बेटियां मिल गई हैं। ये सुनकर हम जल्दी से दौड़े चले आए। वे दोनों अपने माँ और बाबूजी को देखकर बहुत खुश होती हैं। उनके माँ और बाबूजी भी बहुत खुश होते हैं। जब वो अपना घर देखते हैं महल जैसा, तो वो हैरत में हो जाते हैं। शीतल अपने बाबूजी को सारी बात बता देती है। हाँ मेरी बच्चियों, तुमने बहुत सब्र किया है और तुमने हार नहीं मानी। तुम्हें सब्र का फल मिला है। ऐसा करते हैं, हम इतनी दौलत का क्या करेंगे, ये कुछ पैसा हम अनाथ आश्रम में दे देते हैं, वहाँ पर अनाथ बच्चे होते हैं। हाँ बाबूजी, तुम सही बोल रहे हो। जैसे हम लोगों ने धक्के खाए हैं, ऐसा किसी को परेशानी ना हो। वे लोग अपनी कुछ दौलत अनाथ आश्रम में दे देते हैं और कुछ पैसों का अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, ताकि वो अपने काम से लगे रहें और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते रहें।